जय हिंद फ्रेंड्स। जस्टिस बी आर गवाई, भूषण रामकृष्ण गवाई देश के 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे अपॉइंट कर दिए गए हैं और इनके अपॉइंटमेंट के साथ ही ये देश के पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ ही साथ स्वतंत्र भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। पहले दलित मुख्य न्यायाधीश 2007 में बीजी रामाकृष्णन बने थे, बालकृष्णन बने थे और सेकंड दलित सीजीआई जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई बन गए हैं। ठीक है, तो आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें द्रौपदी मुर्मू ने, अगर हम बात करें, इनको शपथ दिलाई। जैसा यूपीएससी एस्पिरेंट जानते ही हैं कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो शपथ दिलाने का काम है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। भूषण रामकृष्ण गवाई के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के साथ ही कई अहम चैलेंजेस उनके सामने हैं, क्योंकि वक्फ कानून पे अभी जजमेंट आना है। मोदी सरकार ने जो वक्फ कानून पास किया था उस पे सुनवाई यही करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, इनका एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है जुडिशियल फील्ड में। अगर हम बात करें, इन्होंने अब तक लगभग 700 बेंचेस को हेड किया है और कुछ नोटेबल जजमेंट्स भी इन्होंने दिए हैं। अगर हम बात करें इनके फेमस जजमेंट्स में, तो 2016 का डीमोनेटाइजेशन, 2019 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के लिए जो बेंच बनाई गई थी, ये उसके भी पार्ट रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कुछ अदर फेमस जजमेंट्स में भी इनका इन्वॉल्वमेंट देखा गया। जैसे आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा ही हास्यास्पद जजमेंट देखा होगा। इस जजमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था, अगर कोई किसी लड़की के ब्रेस्ट को प्रेस करेगा, उसके पजामा के नाड़ा को खींचेगा, तो वो भी रेप की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इस पे जस्टिस गवाई ने ही इस पे अपना जजमेंट दिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को स्टे किया था। ये एक तरीके का लैंडमार्क जजमेंट था जो जस्टिस गवाई ने दिया था। जस्टिस गवाई की अगर हम बात करें तो जस्टिस गवाई का जो जन्म है वो अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था और इनके फादर एक बहुत बड़े अंबेडकरवादी हुआ करते थे। मतलब इनकी शुरुआती लाइफ या इनके घर के जितने भी लोगों की लाइफ है वो कहीं ना कहीं अंबेडकर की लाइफ से प्रेरित है। अंबेडकर कितना बड़ा नाम है आप खुद ही जानते हैं। अभी हाल फिलहाल में मैं इनकी माताजी का इंटरव्यू सुन रहा था तो इनकी माताजी भी अंबेडकर का वही डायलॉग बता रही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इनके फादर एक पॉलिटिशियन रहे हैं। तो ये तो इनका बैकग्राउंड है। इनके बैकग्राउंड कल सुर्खियां बटोरेंगी, जाहिर सी बात है, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में ये सारी चीजें आएंगी। मगर आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का निर्वाचन किस तरीके से होता है। अगर उसको रिमूव करना है तो उसका रिमूवल किस तरीके से होगा, इसमें सरकार का क्या रोल है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर अपॉइंट करता है तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपनी मर्जी से अपॉइंट करेगा, किसी को भी मुंह उठा के अपॉइंट कर देगा? तो इन सभी सवालों के जवाब हम देखेंगे। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि अगली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारी कौन होंगी, क्योंकि अगर हम जस्टिस गवाई की बात करते हैं तो जस्टिस बी आर गवाई का जो कार्यकाल है सिर्फ 6 महीने का होने वाला है। 23 नवंबर इसी साल रिटायर होने वाले हैं 6 महीने के बाद। और 6 महीने के बाद अगर हम बात करें, हमको स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश देखने को मिलेगी, जस्टिस बीवी नागमती। She will be the 53rd Chief Justice of India and also she will be the first female Chief Justice of India। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। इस वीडियो में और हम क्या कवर करेंगे
इन फेमस जजेस को देखेंगे जो अगर हम बात करें सुपरसीड किए गए कोलिजियम सिस्टम को सुपरसीड उसको दरकिनार करते हुए जस्टिस वी रामास्वामी की बात करेंगे। ये ऐसे जजेस हैं जो काफी सुर्खियों में रहे इतिहास में। तो अगर हम बात करें आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड क्या क्या आर्टिकल्स हैं, देश की आजादी के समय जब सुप्रीम कोर्ट बना तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन किस तरीके से है, अगर जजेस को रिमूव करना है तो किस तरीके से रिमूवल प्रोसेस होगा, इन सारी चीजों की हम बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए एक ही वीडियो में हम इन सभी चीजों को कवर करते हैं। ठीक है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है पर्टिकुलरली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि वो किसी भी एग्जामिनेशन की अगर वो तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, तो इस एक पर्टिकुलर वीडियो में आप सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो स्लो जा रही है तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, यूट्यूब आपको एक ऑप्शन देता है। तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। अगर हम बात करें, हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं। क्या देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिला के आपके 22 पार्ट हैं, तो ये जुडिशरी जो है, यूनियन जुडिशरी, वो किस में आता है, पार्ट 5 में आता है। किस में आता है, पार्ट 5 में आता है। और कौन कौन से आर्टिकल्स कवर होते हैं, आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 127 अगर हम बात करें तो किसकी बात करता है, ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट की। किसकी बात करता है, सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। किसकी, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें, थोड़ा हम बैकग्राउंड पे चलेंगे। अगर हम बात करें इंडिया में, अगर आप जुडिशियल सिस्टम देखेंगे, जुडिशियल सिस्टम आज की डेट में किस तरीके से है, सबसे ऊपर अगर हम बात करें हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। क्या है, सबसे ऊपर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के नीचे अगर हम बात करें हमारे पास हाई कोर्ट्स हैं। क्या है, हाई कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट, कितने हाई कोर्ट है हमारे पास, 25 हाई कोर्ट है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में हमारे पास 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, और ये हाई कोर्ट के नीचे अगर हम बात करें सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गया, और अदर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, अदर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं इसमें, जिसमें अगर हम बात करें तो आपका फैमिली कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट तक वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा जुडिशियल सिस्टम इस तरीके से है। और ये जुडिशियल सिस्टम हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। दैट मीन्स यहां सब ऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारी जो कोर्ट्स हैं वो सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज दोनों के दोनों लॉज को अगर हम बात करें तो एप्लीकेबल करते हैं। इसके विपरीत अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है जुडिशरी का। अमेरिका में का जो सुप्रीम कोर्ट है हम उसे फेडरल कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को हम फेडरल कोर्ट कहते हैं, और उनके कुछ रेस्पेक्टिव स्टेट हाई कोर्ट्स हैं। क्या है, रेस्पेक्टिव स्टेट हाई कोर्ट हैं। तो अमेरिका में जो फेडरल कोर्ट है वो सिर्फ सेंट्रल लॉज पे, दैट मींस सेंट्रल लॉज पे सिर्फ वो अपने जजमेंट सुनाएगा, जबकि स्टेट लॉज जो ज्यूरिडिक्शन है वो स्टेट हाई कोर्ट का है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 स्टेट से मिलकर बना हुआ है ना, कितने स्टेट से,
50 स्टेट से मिलकर बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है वहां पे स्टेट हाई कोर्ट के फैसले को आप फेडरल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, मगर इंडिया के केस में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इसीलिए आप लोअर कोर्ट के फैसले को हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो ये जो सुप्रीम कोर्ट हमने बनाया है, ये सुप्रीम कोर्ट हमने किसको रिप्लेस करके बनाया? ये हमने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके बनाया है। किसको रिप्लेस करके बनाया है? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके बनाया है। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो ब्रिटिशर्स के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत दिल्ली में एस्टेब्लिश की गई थी, है ना ये, मगर उस समय तक हाईएस्ट अपीलेट बॉडी भारत में नहीं थी। आज की डेट में अगर आपसे पूछे कि भारत में हाईएस्ट अपीलेट बॉडी कौन सी है, तो आपका सिंपली जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अपीलेट बॉडी इन इंडिया राइट नाउ। मतलब आप सेशन कोर्ट के फैसले को, आपका कोई जमीनी विवाद होता है वो सबसे पहले सेशन कोर्ट में जाएगा। सेशन कोर्ट के फैसले से आप सहमत नहीं है तो उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है तो हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में आप उसे चैलेंज करेंगे। मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया, फिर उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, उसके ऊपर सीधे आपका भगवान ही है। भगवान भी उसके ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम एवं सर्वमान्य होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप इससे ऊपर चैलेंज नहीं कर सकते कहीं पे भी, क्योंकि इससे ऊपर कोई बॉडी है ही नहीं। इंडिया में हाईएस्ट अपीलेट बॉडी है। मगर अंग्रेजों के समय यही सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट था, मगर तब ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हाईएस्ट अपीलेट बॉडी नहीं हुआ करती थी। अगर हम बात करें फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर भी एक कोर्ट होती थी जिसे हम ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल हम कहते थे। दैट मीन्स अंग्रेजों के समय दिल्ली में जो फेडरल कोर्ट थी, अगर वो कोई फैसला सुनाती है और आप उस फैसले से असहमत होते थे उस समय, तो आप इंग्लैंड में ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल में भी उस फैसले को चैलेंज कर सकते थे। जैसे अगर हम देखें तो जब भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई तो भगत सिंह के फादर किशन सिंह ने कई सारे मर्सी पिटीशंस डाले थे, मगर उनकी मर्सी पिटीशन दया याचिका बार बार खारिज कर दी गई। तब जाके भगत सिंह के फादर किशन सिंह ने यह दया याचिका ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल जो लंदन में हुआ करती थी वहां पे लगाई थी। अगर आज की डेट में ये केस चलता तो भाई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये आपका एक बैकग्राउंड है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम बात करें तो एक रफ आइडिया, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया, ये 28 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक बन गए और उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को हमने अपना सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिया। और हमने अपने सुप्रीम कोर्ट की सीट कहां पे रखी? दिल्ली में रखी, दिल्ली में रखी। और अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे पहले फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उनका नाम था जस्टिस हीरालाल जे कानिया। क्या नाम था? उनका नाम था जस्टिस हीरालाल जे कानिया, उनका नाम। ठीक है, तो ये एक तरीके का आपका बैकग्राउंड है। फिर इस बैकग्राउंड के बाद अगर हम बात करें, हमको एक देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन। क्या देखना होगा? हमको सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन देखना होगा। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कंपोजिशन की बात करते हैं, तो जब ये 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारा बना, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस हुआ करते थे। कितने? 8 जजेस। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसमें था और 7 अदर जजेस हुआ करते थे। मगर हम बात करें इनकी संख्या बढ़ाते बढ़ाते
1956 में हमने इसकी संख्या बढ़ाई, 1960 में बढ़ाया, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें 1977 और 1986 और फिर 2019, 1956 में ये 8 जजों की संख्या को हमने बढ़ा के कितना कर दिया, 8 जजों की संख्या को बढ़ा के हमने 10 कर दिया। 10 के बाद अगर हम बात करें हमने 13 किया, 13 के बाद 17 किया, फिर उसके बाद 25 किया, और फिर अगर हम बात करें आज की डेट में हमारे पास 34 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कितने? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जजेस, इतने जज सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं। जब देश आजाद हुआ तो सिर्फ 8 जजेस हुआ करते थे, क्योंकि देश की आबादी भी कम थी और जिस हिसाब से केसेस आते थे उसी हिसाब से हमने कंपोजिशन रखा था। मगर आज की डेट में 142 करोड़ की आबादी वाले देश के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं। इस वजह से आज की डेट में हमारे पास 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके बावजूद सुनवाई नहीं हो पाती। बहुत सारे केसेस बहुत लंबे समय तक पेंडिंग चल रहे हैं, है ना। और ये कंपोजिशन टाइम टू टाइम पे कौन डिसाइड करता है? ये कंपोजिशन टाइम टू टाइम बेसिस पे पार्लियामेंट डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपोजिशन। अब इस कंपोजिशन के बाद अगर हम बात करें तो कंपोजिशन के बाद अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस आखिर अपॉइंट कैसे होते हैं। अपॉइंटमेंट जो सबसे मेन चीज है, जो मैंने कहा हम इसी चीज की बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो लेक्चर में, कि इसका जो जज होता है वो किस तरीके से अपॉइंट होता है। तो अगर हम देखें तो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट ही शपथ दिलवाता है। हमने देखा द्रौपदी मुर्मू ने ही जस्टिस गवाई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ दिलवाई। मगर सवाल यह उठता है, पहले हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट होता है, फिर जो 33 अदर जजेस हैं उनको भी ऐसे ही अपॉइंट किया जाता है, हम बात करेंगे। हम आज की डेट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, कैसे? तो इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। मगर प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट क्या अपनी स्वेच्छा से अपॉइंट करेगा? भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में सिंपली लिखा हुआ है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, मगर इन कंसल्टेशन विद किसके? सब इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर यूं कहे आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति तो अपॉइंट करता है मुख्य न्यायाधीश को, मगर किसकी सिफारिश पे? कंसल्टेशन मतलब किसी से आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं ना, कंसल्ट करने का मतलब विचार विमर्श करते हैं। तो विचार विमर्श किससे करेगा? ये आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जा रहा है, अपना पद खाली कर रहा है। अब जैसे जस्टिस खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना अभी रिटायर हुए ना, तो जस्टिस खन्ना जब आउटगोइंग सीजीआई हो गए और नए सीजीआई कौन आ रहे हैं? जस्टिस गवाई। तो ये बोला गया प्रेसिडेंट किसके कंसल्टेशन के थ्रू? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन से ही किसको अपॉइंट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेगा। मगर यहां पे विवाद खड़ा होता है कि कंसल्टेशन का क्या मतलब है। अगर मैं विचार विमर्श कर रहा हूं, मतलब राष्ट्रपति विचार विमर्श कर रहा, तो विचार विमर्श करने में क्या है कि मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश जो जा रहा है उसने कुछ और सिफारिश दी, उन्होंने कहा नहीं गवाई साहब नहीं बनने चाहिए, किसी और को बनना चाहिए। मगर राष्ट्रपति कहता है कि नहीं हमने विचार विमर्श कर लिया, हमने तुम्हारी सुन ली, मगर फाइनल फैसला हमारा होगा। दैट मीन्स कंसल्टेशन ही क्या कॉन्करेंस है?
मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आउटगोइंग है उससे जो डिस्कशन होगा, वो जो एडवाइस देगा, वो क्या प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी? तो अगर हम बात करें इसके लिए, हमारे यहां फर्स्ट जजेस केस हुआ, एक फेमस केस हुआ और इस केस को नाम दिया गया फर्स्ट जजेस केस, जो 1982 में ये केस हुआ। और फर्स्ट जजेस केस में अगर हम बात करें, ये बोला गया कि कंसल्टेशन का मीन्स होता है कॉन्करेंस। दैट मीन्स राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा किसके विचार विमर्श से? सीजीआई के। मगर सीजीआई जो राय मशवरा देगा वही प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। मतलब सीजीआई जिसका भी नाम सजेस्ट करेगा, प्रेसिडेंट को उसी को अपॉइंट करना पड़ेगा। मगर यह काम आखिर क्यों हुआ, ये नौबत क्यों आई? क्योंकि अगर हम बात करें, जब देश आजाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 28 जनवरी 1950 को, तो उस समय सीनियरिटी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट होता था। 1950 से लेके 1973 तक सीनियरिटी के आधार पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुआ। मतलब जो भी चीफ जस्टिस होता था, अगर वो जा रहा है तो वो सीनियरिटी के बेसिस पे, एज की वजह से जो भी सीनियर होता है उसको अपॉइंट करके वो ऑलरेडी जाता था। मगर 1973 में ये कन्वेंशन ब्रेक हुआ, जब 1973 में फेमस केशवानंद भारती केस के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करते हुए जस्टिस एएन रे को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पे अपॉइंट किया गया। दैट मीन्स दैट देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 3 जो सीनियर मोस्ट जज थे उनके नाम को पीछे करते हुए और एक जूनियर मोस्ट जज को देश का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया। यह बहुत बड़ी चीज थी। अगर हम बात करें, इन जजेस को आप देख रहे होंगे, इन जजेस को इंदिरा गांधी के खिलाफ जाने के लिए इनको सजा दी गई थी, जिसमें जस्टिस एएन ग्रोवर, जस्टिस जेएम सेलट और जस्टिस केएस हेगड़े। 1973 में जो फेमस केस हुआ, और इस केस का नाम क्या था? इस केस का नाम था केशवानंद भारती केस। कौन सा केस? केशवानंद भारती केस। देश के इतिहास का सबसे बड़ा केस, ऐसा केस जिसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी। कितने? 13 जजेस की बेंच बैठी थी और 7:6 के रेशियो से फैसला सुनाया गया था। केशवानंद भारती केस में ही डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया था, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया था, और ये जजमेंट कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के खिलाफ था। तो इसी वजह से इंदिरा गांधी, दैट मीन्स पार्लियामेंट ने इसमें इंटरवीन करते हुए जो लोग अगेंस्ट गए इंदिरा गांधी के केशवानंद भारती केस में, उन लोगों को बतौर सजा क्या किया गया? उनको मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया, इन तीनों को, क्योंकि 7:6 के रेशियो से फैसला सुनाया गया था। एक ही वोट की वजह से इंदिरा गांधी के अगेंस्ट ये फैसला चला गया। तो ये 3 लोग उसमें शामिल थे, और जस्टिस एचआर खन्ना भी शामिल थे, जिनको बाद में 1978 में सुपरसीड करते हुए जस्टिस एमयू बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। दैट मीन्स देश के इतिहास में 2 बार हुआ जब सीनियरिटी के प्रिंसिपल को दरकिनार करते हुए 1973 में इन 3 जजेस को सुपरसीड करते हुए जस्टिस एएन रे, कौन? जस्टिस एएन रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। और 1978 में जस्टिस एचआर खन्ना को सुपरसीड करते हुए जस्टिस एमयू बेग, किसको? जस्टिस एमयू बेग को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ये तो बहुत फेमस, ये खन्ना को इसलिए भी सुपरसीड किया गया क्योंकि 1978 में ही एडीजी जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस हुआ था, जिसमें जस्टिस एचआर खन्ना ने फैसला दिया था, और ये इमरजेंसी के दौरान हुए कृत्यों पे फैसला था।
जो इंदिरा गांधी के खिलाफ गए और इनको भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ा। अगर जस्टिस एच.आर. खन्ना की अगर हम बात करते हैं तो ये वही जस्टिस एच.आर. खन्ना है जिनके भतीजे जस्टिस संजीव खन्ना भी रिटायर हुए हैं और जस्टिस गवई को उनकी जगह देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पे अपॉइंट किया गया। तो इसीलिए अगर हम बात करें, इसीलिए हम देखेंगे ये वाला प्रकरण सामने आया। फर्स्ट जजेस केस में अगर हम बात करें तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कंसल्टेशन का मींस कॉन्करेंस होगा। क्या होगा? कंसल्टेशन का मींस कॉन्करेंस होगा। मगर अगर हम बात करें आगे चल के एक और केस हुआ, सेकंड जजेस केस। कौन सा? सेकंड जजेस केस हुआ। सेकंड जजेस केस अगर हम बात करें 1993 में हुआ। ये केस का नाम है सेकंड जजेस केस। अगर हम बात करें सेकंड जजेस केस की, किसकी बात करते हैं? सेकंड जजेस केस की अगर हम बात करें तो सेकंड जजेस केस में दिया गया कि कंसल्टेशन का मींस कॉन्करेंस तो है ही, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा, जो भी नाम सुझाएगा वो उसको मानना तो पड़ेगा। मगर कंकरेंस का मतलब सीजीआई अकेला फैसला नहीं लेगा, सीजीआई के साथ 2 अदर जजेस भी होंगे। कितने जजेस होंगे? 2 अदर जजेस भी होंगे। दैट मीन्स प्रेसिडेंट जब भी कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह दे देगा, ऐसा नहीं है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 2 और जजेस भी होने चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो किसी के नाम का भी सुझाव दे सकता है, सीनियरिटी के बेसिस पे जनरली करता है। मगर अगर हम बात करें वो कोई और नाम भी सुझा सकता है। तो अगर हमको ढंग का सीजीआई चाहिए तो हमारे पास और भी जजेस होने चाहिए। तो मतलब 3 जजेस मिलके किसी एक नाम को सजेस्ट करेंगे, तब वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट के लिए वो नाम बाइंडिंग होगा कि उसी को अपॉइंट करना पड़ेगा आपको। किसके तौर पे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे। दैट मीन्स 3 लोग हैं, तो 3 लोग में से 2 लोग 2:1 के फैसले से ये किसी नाम को सुझाएंगे और फिर उस नाम को प्रेसिडेंट के पास सेंड करेंगे और प्रेसिडेंट फिर बाध्य होगा कि उसी नाम को उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है। मगर बाद में चल के एक और केस हुआ, थर्ड जजेस केस। कौन सा? थर्ड जजेस केस हुआ। थर्ड जजेस केस अगर हम बात करें आपका 1998 में हुआ। ये एक प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन के थ्रू ये केस गया था। अगर हम बात करें उस समय हमारे प्रेसिडेंट थे के.आर. नारायणन थे शायद। के.आर. नारायणन ने अगर हम बात करें भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 का हवाला देते हुए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 143 भारत के राष्ट्रपति को शक्तियां प्रदान कर सकता है कि वो किसी भी लीगल मैटर में सुप्रीम कोर्ट की सीधे एडवाइस ले सकता है। तो उन्होंने यही कहा थर्ड जजेस केस में कि इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करो इस चीज को। और थर्ड जजेस केस में जजमेंट सुनाया गया और बोला गया कंसल्टेशन का मींस कॉन्करेंस ही होगा। दैट मींस प्रेसिडेंट जब भी राय मशवरा लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी राय मशवरा देगा वो उसके ऊपर बाइंडिंग होगा। मगर इसमें सेकंड जजेस केस में क्या बोला गया? सीजीआई प्लस 2 अदर जजेस होना चाहिए। मगर यहां पे इन्होंने बोला सीजीआई प्लस 4 अदर जजेस होने चाहिए। दैट मींस 5 जजों की बेंच, कितनी? 5 जजों की बेंच मिलकर डिसाइड करेगी कि भाई कौन अगला मुख्य न्यायाधीश होगा, जिसमें से 4 जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। दैट मींस 3:2 के रेशियो से फैसला लिया जाएगा। अगर 2 जज भी किसी नाम से असहमत हैं तो उस नाम को आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। मगर अगर जजेस सहमत हैं और नाम को फॉरवर्ड किया जाता है तो प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्य होगा कि प्रेसिडेंट को उसी आदमी को क्या करना पड़ेगा? मुख्य न्यायाधीश के तौर पे अपॉइंट करना पड़ेगा। किसके तौर पे? मुख्य न्यायाधीश के तौर पे अपॉइंट करना पड़ेगा। अब देखिए, तो अभी जो मुख्य न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट हुआ है इसी तरीके से हुआ है। जस्टिस
बी आर गवई के लिए 5 जजों की बेंच बैठी थी। 5 जजों की बेंच ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई गवई सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट हैं और इनके फेमस जजमेंट्स इन्होंने दिए हैं, हम इनके नाम को आगे प्रेसिडेंट को सजेस्ट करेंगे और प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है, प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट मान गए। मगर अगर हम बात करें ये थर्ड जजेस के केस के बाद एक और केस हुआ, फोर्थ जजेस केस। कौन सा? फोर्थ जजेस केस 2015 मोदी सरकार के दौरान। असल में मोदी सरकार के आने के साथ ही आप देखेंगे तो मोदी सरकार ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया था और 2015 में मोदी सरकार 14 में आई और 15 में ही इसने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया, जिसे अगर हम बात करें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बोला गया। क्या बोला गया? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बोला गया। क्या बोला गया? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बोला गया। दैट मींस एनजीएसी। यहां पे सरकार ने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए इस प्रोसेस को फॉलो किया जाए, क्योंकि सरकार का कहना था कि भाई जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही। हालांकि सरकार का मकसद कुछ और था, हम देखते हैं। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी ने कहा कि अब कोलिजियम सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाएगा। वो सिस्टम जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए फॉलो होता था। कोलिजियम सिस्टम मतलब ये 5 जजेस जो मिलके डिसाइड कर रहे हैं, ये कॉलेज के तौर पे काम कर रहे हैं, इसी को कोलिजियम सिस्टम बोला गया। तो शुरू से अभी तक कोलिजियम सिस्टम चल रहा था, तो इन्होंने कहा कोलिजियम सिस्टम को हम रिप्लेस करेंगे एनजीएसी से, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो कैसे अपॉइंट होगा? वो एक टीम के थ्रू अपॉइंट होगा और उस टीम में कौन कौन मेंबर होंगे? जैसे ये कोलिजियम सिस्टम में तो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, मगर इन्होंने कहा इस कोलिजियम एनजीएसी में जो मेंबर्स होंगे उसमें एक मेंबर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा अगर हम बात करें, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। क्या होंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं, तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और मोदी सरकार का लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री, वो भी होगा। और 2 ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही ज्यादा दिग्गज हैं, और इन 2 लोगों को कौन अपॉइंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ ही साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलके। ये तीनों मिलके अगर हम बात करें, ये 2 खास लोगों को चुनेंगे, और ये खास लोग कौन होंगे कुछ कह नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फेमस जजमेंट दिया 4 जजेस केस में और कहा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी का कोई मतलब नहीं, ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पे सीधा सीधा हमला है। पॉलिटिकल मेंबर्स हमको नहीं बताएंगे कि हम अपने जज को कैसे अपॉइंट करें, कैसे अपॉइंट ना करें। अगर एनजीएसी को हम मान लेते हैं तो ये सीधे सीधे अगर हम देखें तो पॉलिटिकल लोगों का इंटरफेरेंस हो जाएगा जुडिशरी पे। तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जाके ये जजमेंट दिया और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। दैट मींस आज भी सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए कोलिजियम सिस्टम को फॉलो किया जाता है। किसको फॉलो किया जाता है? कोलिजियम सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इतनी चीज समझ में आ गई? किसको फॉलो किया जाता है? कोलिजियम सिस्टम को फॉलो किया जाता है। थोड़ा पानी पी लें। चलिए, इसको फॉलो किया जाता है, कोलिजियम सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कोलिजियम सिस्टम के बेसिस पे होता है। दैट मीन्स सीनियर मोस्ट जो भी कैंडिडेट होगा एज के हिसाब से
कोलिजियम सिस्टम के 5 मेंबर्स मिलके उसका चुनाव करेंगे, ठीक है। और वही नाम प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट नहीं डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। 5 जजों की टीम ने जो भी फैसला दिया। दैट मीन्स 1 मिनट में अगर मैं आपके लिए रिवाइंड करना चाहूं तो आप रिवाइंड कर लीजिए। 1950 में हमारा सुप्रीम कोर्ट बनके तैयार हुआ। कब? 1950 में हमारा सुप्रीम कोर्ट बनके तैयार हुआ। 1950 से लेके 1973 तक सीनियरिटी का फॉर्मूला अपनाया जाता था, मगर 1973 में 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करते हुए जूनियर मोस्ट जज को बनाया गया। फिर 1978 में यही चीज रिपीट हुई जब जस्टिस एमयू बेग को अपॉइंट किया गया जस्टिस एचआर खन्ना को सुपरसीड करते हुए। तो ये 2 एक्सेप्शन थे। तो इसीलिए 1982 में फर्स्ट जजेस केस हुआ और फर्स्ट जजेस केस में बोला गया कि प्रेसिडेंट का कंसल्टेशन का मीन्स है कॉन्करेंस। और उस कॉन्करेंस में अगर हम बात करें कितने मेंबर्स होंगे? 2 मेंबर्स होंगे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 अदर जजेस। ये सेकंड जजेस केस में बोला गया। 1998 थर्ड जजेस केस में बोला गया कि 4 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 5 मेंबर की बॉडी डिसाइड करेगी। तो इसी को ही कोलिजियम सिस्टम बोला गया। क्या बोला गया? दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में जो सिस्टम इस्तेमाल होता है उस सिस्टम को हम कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। चलिए, ये होगी। अब हम देखते हैं कि सीजीआई अपॉइंट होने के क्वालिफिकेशंस क्या क्या। सीजीआई जो अपॉइंट होता है उसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो पहली क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या होना चाहिए? ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। अब भारत का नागरिक बनने के भी कई क्राइटेरिया हैं, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय टेरिटोरियल एक्विजिशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय डिसेंट। मतलब किसी भी तरीके से अगर कोई भी आदमी भारत का नागरिक बन चुका है तो वो क्या है? देश का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। दैट मीन्स कोई विदेशी नागरिक है, उसने भारत की नागरिकता ले ली रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू या नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो वो भारत का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। जैसे सोनिया गांधी भी भारत की नागरिकता उन्होंने ले ली, पहले इटली की नागरिक थी, अब भारत की नागरिकता उन्होंने चाहे किसी भी तरीके से लिया हो, किसी से शादी करके की हो, कुछ भी किया हो, अब वो बनने को वो प्रधानमंत्री बन सकती थी, मगर उन्होंने ठुकरा दिया। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। नंबर 2, भारत का न्यायाधीश होने के साथ साथ वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। कितने साल तक? सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। कितने साल तक? 5 साल तक सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। या तो 5 साल तक सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो या फिर किसी भी हाई कोर्ट का जज रहा हो। हाई कोर्ट का जज कितने साल तक रहा हो? 10 साल तक रहा हो। देखिए, और है, या तो 5 साल तक सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो या 10 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की नजर में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट रहा हो। क्या रहा हो? एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट रहा हो, मतलब बहुत बड़ा न्यायवादी रहा हो राष्ट्रपति की नजर में। कुछ अहम फैसले दिए हो उसने, कई बड़े बड़े फैसले दिए हो। केशवानंद भारती केस हो गया, एडीजी जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस हो गया, गोलकनाथ केस हो गया, बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हो गया। ऐसे कुछ फेमस जजमेंट्स उन्होंने दिए। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब बोला जा रहा है किसी भी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए वो 5 साल तक, या फिर किसी भी हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडवोकेट होना चाहिए 10 साल तक।
इन क्राइटेरियाज में से किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उससे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। ठीक है, अब सवाल यह उठता है हाई कोर्ट का जज 5 साल तक रहेगा, तो अगर हाई कोर्ट का जज वो 5 साल तक रहेगा, मान लीजिए 2 साल वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज रहा है, ठीक है, फिर उसका ट्रांसफर हो गया, 3 साल वो बॉम्बे हाई कोर्ट का जज रहा, तो भाई यहां पे जो 5 साल बोला जा रहा है 5 साल इन सक्सेशन बोला जा रहा है, दैट मीन्स ये 2 साल प्लस 3 साल दोनों को जोड़ लिया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर हो गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर उसको 5 साल बिताने पड़ेंगे, नहीं, ये जो 5 साल का क्राइटेरिया इन सक्सेशन बोला गया है, क्या बोला गया है, इन सक्सेशन बोला गया है। तो वो किसी भी हाई कोर्ट का जज रहा हो 5 साल तक या किसी हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो 10 साल तक, तो उसे सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है, दैट या फिर राष्ट्रपति की नजर में बहुत एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। इससे सीधा सीधा पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मिनिमम एज का रिक्वायरमेंट नहीं, मिनिमम एज यहां पे कुछ भी नहीं दी गई है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है आपको, 34 जज हैं उनमें से कोई एक जज बनना है आपको, तो कोई एक मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है, इनमें से कोई एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा। क्या करना होगा, इनमें से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, ठीक है। ये हो गई क्वालिफिकेशन की बात, हो गई इसकी बात, हो गई क्वालिफिकेशन की बात, हो गई। अब क्वालिफिकेशन को अगर वो फुलफिल करता है तो प्रेसिडेंट उसको शपथ दिलवा देगा। कौन, प्रेसिडेंट उसको शपथ दिलवा देगा। मुख्य न्यायाधीश है तो मुख्य न्यायाधीश में कोलिजियम सिस्टम को फॉलो करता हुआ, और जज है तो जज में भी अगर हम बात करें तो ये क्वालिफिकेशंस हो गई, क्या हो गई, ये क्वालिफिकेशंस हो गई। अब क्वालिफिकेशन हो गई, अपॉइंट कर दिया गया, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवा दी गई। अब सवाल यह उठता है कि मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया कैसे जाएगा। मुख्य न्यायाधीश को अगर मान लीजिए उसको हमको पद से हटाना है, बावड़ा बिल्ला है या फिर वो किसी करप्शन एक्टिविटीज में शामिल है, जैसे अभी जस्टिस वर्मा का केस आपने सुना था, इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जा रहा था जस्टिस वर्मा को, दिल्ली में उनके घर में आग लगी और उसमें कई बोरे नोट की गड्डियां जल के राख हो गई। तो रिमूवल प्रोसेस हम देखते हैं, क्या देखते हैं, हम रिमूवल प्रोसेस देखते हैं। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जजेस, ये सब के लिए है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज या मुख्य न्यायाधीश को अगर हटाना है तो संविधान क्या बोलता है, संविधान बोलता है प्रेसिडेंट उनको हटा सकता है। कौन हटा सकता है, प्रेसिडेंट हटा सकता है। मगर प्रेसिडेंट कैसे हटा सकता है, जब पार्लियामेंट के द्वारा, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा कोई एड्रेस उसको दिया गया हो, दैट मीन्स पार्लियामेंट उसके खिलाफ जब महाभियोग इंपीचमेंट मोशन लाएगी, और ये इंपीचमेंट मोशन कौन से 2 ग्राउंड्स पे लाया जा सकता है, तो ये जो 2 ग्राउंड्स हैं, पहला ग्राउंड है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा ग्राउंड है इनकैपेसिटी, क्या है, दूसरा ग्राउंड है इनकैपेसिटी। ग्राउंड मीन्स आधार, इन 2 आधार पे किसी भी जज को हटाया जा सकता है उसके पद से, और इन 2 शब्दों को एक्सप्लेन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इन 2 शब्दों को एक्सप्लेन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब समझिए थोड़ा स्पेसिफिक, कैसे किसी भी मुख्य न्यायाधीश या फिर अदर जजेस को हटाया जाएगा। हटाने के लिए सबसे पहले एक पार्लियामेंट्री एड्रेस जरूरी होगा। क्या जरूरी होगा, एक पार्लियामेंट्री एड्रेस जरूरी होगा। पार्लियामेंट में मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए रेजोल्यूशन लाया जा सकता है, कहीं पे भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है या लोकसभा में लाया जा सकता है।
अब राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा का हेड चेयरमैन होता है, कौन होता है, और लोकसभा में हम इसे स्पीकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। मान लीजिए कि भाई इन दो ग्राउंड्स पे सांसदों को लगता है, लोकसभा के सांसदों को लगता है कि मुख्य न्यायाधीश ने कुछ गड़बड़ की है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर का केस उसके ऊपर फिट हो रहा है, या इनकैपेसिटी का, या किसी करप्शन एक्टिविटी में शामिल है, उसको हटाना है। तो अगर रेजोल्यूशन लोकसभा में आ रहा है तो 100 एमपीज का सपोर्ट हासिल होना जरूरी है, 100 एमपीज के साइन लगेंगे। अगर रेजोल्यूशन राज्यसभा में आ रहा है तो 50 एमपी के साइन लगेंगे, क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है 543 की और राज्यसभा की 245 की। अब 100 एमपी ने मान लीजिए लिख के दे दिया, अब स्पीकर के ऊपर है कि स्पीकर इस मोशन को एडमिट कर सकता है या इस मोशन को ये रिजेक्ट कर सकता है, अगर लोकसभा में आया है तो। और अगर राज्यसभा में आया है तो चेयरमैन या तो इसको एडमिट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। मान लीजिए कोई बंदा है ए मुख्य न्यायाधीश है, उसका नाम ए है। अब इसने क्या किया है, अब इसने इसके ऊपर चार्जेस हैं। जस्टिस वर्मा का ही केस ले लेते हैं, जस्टिस वर्मा है, जस्टिस वर्मा के ऊपर करप्शन का चार्ज। अब लोकसभा में आएगा तो 100 एमपी साइन करके देंगे कि भैया ये करप्शन करता है, लिख के देंगे तो स्पीकर उस मोशन को एडमिट करेगा। मान लीजिए लोकसभा में एडमिट कर लिया गया, एडमिट करने के बाद एक 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बैठेगी। क्या बैठेगी, 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, और ये 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी डिसाइड करेगी कि इसके ऊपर लगाए गए चार्जेस सही है कि नहीं है। और ये 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी में ये 3 मेंबर्स होंगे कौन कौन, तो एक तो होगा खुद सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश के खिलाफी है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई अदर जज होगा, एक होगा किसी भी हाई कोर्ट का जज, और एक होगा एमिनेंट ज्यूरिस्ट, मतलब बहुत बड़े फैसले जिसने दिए हो, बहुत ही एक्सेप्शनल जज रहा हो। ये 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी अगर फाइंड आउट करती है कि इसके ऊपर लगाए गए आरोप सही हैं, तो फिर उसके बाद दोनों हाउस इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेंगे। किससे पास करेंगे, स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेंगे। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि भाई पार्लियामेंट के 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। संसद में लोकसभा है तो उसके 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट भी होने चाहिए, वोट भी करने चाहिए। राज्यसभा है तो उसमें भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट भी होने चाहिए, वोट भी करने चाहिए। अगर दोनों हाउसेस में इसको पास कर दिया गया स्पेशल मेजॉरिटी से, फिर ये एड्रेस प्रेसिडेंट के पास रखा जाएगा और प्रेसिडेंट फिर इसको इसके पद से हटा देगा और नया मुख्य न्यायाधीश आएगा। कौन आएगा, नया मुख्य न्यायाधीश आएगा। सवाल उठता है, क्या देश में किसी मुख्य न्यायाधीश का इंपीचमेंट हुआ है? तो जवाब है, आज तक देश में कोई ऐसा मुख्य न्यायाधीश नहीं हुआ जिसको उसके पद से हटाया गया। किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं था, प्रत्यारोप नहीं था, एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक, जस्टिस वी रामास्वामी। जस्टिस वी रामास्वामी, अगर हम बात करें चेन्नई से या यूं कहें तमिलनाडु से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले जज थे। जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ अगर हम बात करें, इंपीचमेंट मोशन लाया गया था, मगर इससे पहले यह पास होता, लोकसभा में यह डिफीट हो गया। क्या हो गया, लोकसभा में डिफीट हो गया, क्योंकि कांग्रेस के मेंबर्स वोटिंग से एब्सटेन कर गए। क्या कर गए, वोटिंग से एब्सटेन कर गए। देखिए जस्टिस वी रामास्वामी के ऊपर क्या आरोप था, पहले यह समझिए। जस्टिस वी रामास्वामी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के क्या हुआ करते थे, चीफ जस्टिस हुआ करते थे।
और फिर ये 1987 में मुख्य न्यायाधीश के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में भेज दिए गए। और जब सुप्रीम कोर्ट में भेज दिए गए तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इनका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि जब ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो इनके ऊपर करप्शन का चार्ज लगाया गया। इन्होंने बहुत अय्याश किस्म के थे, मतलब इन्होंने इतना पैसा खर्च किया अपने प्राइवेट वेलफेयर के लिए। आप जान के ताज्जुब रह जाएंगे कि जस्टिस वी रामास्वामी ने उस समय 1990 के दौर में, 80 और 90 के दौर में इन्होंने 1.5 लाख रुपए, कितना, 1.5 लाख रुपए सिर्फ 8 एसी खरीदने के लिए खर्च किए थे। उस समय बहुत बड़ी बात थी 1.5 लाख रुपए। उस समय 58-54 का जमाना था। आज से मत कंपेयर करिए, अरे सर एसी आता ही है 50,000 का। अगर 8 एसी खरीद भी लिए 1.5 लाख में तो क्या, 1.5 लाख का मतलब आज की डेट में वो 150 करोड़ होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, इन्होंने 50-50 लाख की तो मैट्रेस खरीदी। इनके फोन का जो बिल आया था, इनके फोन का बिल जो आया था 1 साल का, वो 10 लाख रुपए आया था। कुल मिला के अगर हम देखें, छोटी छोटी चीजों पे उन्होंने बहुत खर्चा किया था। तो ये पैसे आए कहां से? तो इनके ऊपर आरोप लगाया गया, सारे लोग भड़क चुके थे। मगर जब फिर वो आपका नरसिंह राव की सरकार जब बनने वाली थी, उससे पहले ही अगर हम बात करें, इनके खिलाफ, चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे तो इनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाया गया प्रूव्ड मिसबिहेवियर के केस में। और अगर हम बात करें, जब लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना था, तो 401 मेंबर प्रेजेंट थे और 401 मेंबर में 195 मेंबर्स ने इनको हटाने के लिए वोट किया था। मगर अगर हम बात करें, कुछ मेंबर्स जो कांग्रेस के थे, जो बाकी बचे 200 समथिंग मेंबर्स, वो कांग्रेस के थे और वो वोटिंग से एब्सटेन कर गए, मतलब उन्होंने वोट ही नहीं किया। और स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ही होता है 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट भी होने चाहिए, वोट भी करने चाहिए। अगर आप 401 का 2/3 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 350 से ऊपर जाएगा। और 195 लोगों ने इनको हटाने का वो किया था। तो कांग्रेस कुल मिला के जस्टिस वी रामास्वामी को बचा लेगी, क्योंकि नरसिंह राव नहीं चाहते थे वी रामास्वामी। मगर जस्टिस वर्मा का इंपीचमेंट पक्का होगा, 100% लिख के ले लीजिए, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना जाते जाते उन्होंने पूरा बैकग्राउंड बना दिया है। अगर जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाया गया, बिल्कुल आएगा, तो जस्टिस वर्मा देश के स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे जिनको उनके पद से हटाया जाएगा। जिनको उनके पद से हटाया जाएगा। तो यह था आपका कैसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट होता है और कैसे उसको उसके पद से हटाया जाता है। ठीक है, तो बड़ा दिलचस्प है ये। हाँ, ये इनका नाम याद रखिएगा। इनका कार्यकाल शुरू होगा 23 नवंबर से, जब रिटायर करेंगे जस्टिस BR गवाई 23 नवंबर 2025। इनका नाम है जस्टिस, क्या नाम है? जस्टिस BV नागमती। क्या नाम है? जस्टिस BV नागमती। ये देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी और इनका कार्यकाल आपको जान के ताज्जुब होगा कि सिर्फ 36 डेज का होगा। कितने डेज का होगा? 36 दिन का। आपको लग रहा है कि जस्टिस BR गवई का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का, इतना कम कार्यकाल? सबसे कम तो इनका होगा 36 दिन का। और अगर कोई आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्य न्यायाधीश का रहा है, तो उनका नाम है जस्टिस YV चंद्रचूड़, जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ के फादर थे। 6 साल लगभग उनका बतौर मुख्य न्यायाधीश
क्या रहा है, कार्यकाल रहा है। क्योंकि देखिए मैक्सिमम एज इनकी 65 इयर्स बताई गई है, मगर मिनिमम एज नहीं बताई गई है। अभी जो अपॉइंट हुए हैं उनकी एज 64 ईयर्स, 64.5 है, तो 6 महीने सिर्फ रहेंगे और इनकी 65 साल की उम्र होने में सिर्फ, जब ये बनेंगी उसके बाद 36 दिन सिर्फ इनके पास रहेंगे। तो मिनिमम एज तो नहीं बताई गई मगर मैक्सिमम एज बताई गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये आप याद रखिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीजें रिपीट कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ 28 जनवरी 1950 को हुआ। जस्टिस हीरालाल जे कानिया वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। शुरुआती दौर में इसका कंपोजिशन 8 जजेस होते थे सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपसे पूछा जाए हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनका नाम जस्टिस वाई चंद्रचूड़। हु इज द फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनका नाम बालकृष्ण है, 2007 में वो बने थे। पहला बुद्धिस्ट सीजीआई, तो इन्हीं का नाम है, जस्टिस BR गवाई। पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस AN रे, जस्टिस MU बेग, जस्टिस HR खन्ना, उन सभी के नाम भी आपको याद रखना है अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है फिर भी जानना चाहते थे तो बहुत अच्छा मैंने एक्सप्लेन किया, मुझे ऐसा लगता है। और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको दबा के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं रात के 1 बजे। पसीने से तरतर हो गए हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि कल की डेट में ये वीडियो जाना चाहिए, इसीलिए मैं रात को आज इसको शूट कर रहा हूं, कल मॉर्निंग में ये अपडेट हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप एक एनडीए एस्पिरेंट है या किसी भी डिफेंस एग्जाम, बतौर ऑफिसर्स एंट्री वाले एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। प्रभाकर, युवराज प्रभाकर सिंह के नाम से ये चैनल है आपका, ठीक है। और आप अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।